हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडिलिनो। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और सारे की सारी जितनी भी बेसिक टर्म्स है वो सारी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर अभी तक आपने इलास्टिसिटी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर वो लेक्चर देख लो, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स की सारी बेसिक टर्म्स हमने उस लेक्चर में पढ़ रखी है। ठीक है, तो पहले जाकर वो लेक्चर देखो, उसके बाद ये फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर देखना। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर की बात करते हैं। इस आज के वन शॉट लेक्चर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे। नीट वालों के लिए और जेडब्ल्यू वालों के लिए ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेक्चर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे फार्मूले, जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट और सारे के सारे फार्मूले और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आज के इस वन शॉट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। हम आपको माइंड मैप्स भी देंगे। इन माइंड मैप्स को आप क्विक रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो जब एग्जाम को कम टाइम रहता है, 5 दिन 10 दिन रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस फ्लूइड मैकेनिक्स के वन शॉट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर की बात करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। ये तो वैसे हम 8th 9th 10th क्लास से पढ़ते आए हैं कि फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर का सिंपल सा फार्मूला है P = परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इट इज नोन एज प्रेशर। ठीक है, यहां से अगर हम फोर्स का फार्मूला निकालें तो परपेंडिकुलर फोर्स का फार्मूला निकल के आता है प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया को हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एसआई यूनिट की बात करें तो प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल कहते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की। देखो, डेंसिटी को हम रो से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और डेंसिटी जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है इसी को हम डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे मिक्सचर। जब 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है तो उस मिक्सचर की डेंसिटी क्या होती है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। ठीक है, अगर क्वेश्चन, पहला केस है कि अगर क्वेश्चन में जो है हमारे पास 2 लिक्विड्स दिए हुए हैं, 2 फ्लूइड्स दिए हुए हैं, एक फ्लूइड का मास अगर m1 है उसकी डेंसिटी ρ1 है और दूसरे फ्लूइड का मास अगर m2 है उसकी डेंसिटी ρ2 है, तो उस केस में जो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होगी ना वो m1 + m2 अपॉन m1 अपॉन ρ1 + m2 / ρ2 होगी। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब भी मास और डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन होगी 2 लिक्विड के केस में, तो उसमें जो मिक्सचर की डेंसिटी होगी वो m1 + m2 अपॉन m1 / m2 + m1 / ρ1 + m2 / ρ2। ठीक है, ये फार्मूला आपने ज़बानी याद रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस है, केस नंबर 2। इसमें अगर हमारे पास 2 लिक्विड्स दिए हुए हैं, एक लिक्विड का हमारे पास वॉल्यूम मान लीजिए V1 दिया है और उस एक लिक्विड का डेंसिटी मान लो ρ1 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरे लिक्विड का वॉल्यूम मान लीजिए V2 है और उसकी डेंसिटी ρ2 है। तो जब हम इन 2 मिक्सचर को, इन 2 लिक्विड्स को जब हम मिक्स करते हैं तो जो डेंसिटी मिक्सचर की होगी ना वो बराबर होगी ρ1 V1 + ρ2 V2 अपॉन V1 + V2। ठीक है, ये आपने याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन आपने जो है वो समझना है कि क्वेश्चन में आखिर दिया क्या है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी अकॉर्डिंग आपने फार्मूला अप्लाई करना है और कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विद डेप्थ। देखो, अगर हम फ्लूइड का जो प्रेशर है उसकी बात करें तो वो हाइट के साथ, डेप्थ के साथ वेरी करता है। कितना वेरी करता है यहाँ पे हम फार्मूले के जरिए समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर ये हमारे पास कोई भी कंटेनर है, बीकर है, इसका जो ओपन है, ऊपर ओपन स्पेस है, ये जो ओपन कंटेनर है इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो प्रेशर है वो P0 के बराबर है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P0 यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन में पूछा होगा कि यहाँ पे अगर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, तो h हाइट नीचे, इस बीकर में h हाइट नीचे इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे समझना है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ओपन कंटेनर है और इसकी ऊपर वाली सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, तो h हाइट नीचे यहाँ पे बॉटम पे प्रेशर क्या होगा, और क्वेश्चन में दिया होगा कि इस फ्लूइड की डेंसिटी रो है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो रो के बराबर है, तो जो h डेप्थ नीचे प्रेशर होगा उसको हम यहाँ पे P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो वो बराबर होगा पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है। प्रेशर बिलो एच डेप्थ, ठीक है, एच डेप्थ नीचे जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे पी नॉट क्या है, जिस हाइट के जैसे ये एच हाइट है, इस हाइट के ऊपर यहाँ पे प्रेशर क्या है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो पी नॉट है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और रो क्या, यहाँ पे रो जो है वो डिनोट करता है डेंसिटी, और जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एच यहाँ पे हाइट है। और याद रखना ये हाइट जो एच है ना, ये हमेशा वर्टिकल हाइट लेना। इसको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि वर्टिकल हाइट क्यों लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसी पाइप दी होगी या ऐसी ट्यूब टाइप आपके पास क्वेश्चन में दी होगी, तो यहाँ पे याद रखना जो हाइट यहाँ पे लेनी है ना क्वेश्चन में, वो हमेशा वर्टिकल हाइट लेनी है, ठीक है। हाइट आपके पास फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ दी होगी, ठीक है, तो आपने लेंथ यहाँ पे नहीं लेनी है, बल्कि आपने ये वर्टिकल हाइट देखनी है, ठीक है, ये वाली हाइट आपने लेनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो यहाँ पे प्रेशर का फार्मूला है एच डेप्थ नीचे, उसमें जो एच की टर्म है, हाइट एच है, वो हमेशा वर्टिकल हाइट लेना, ठीक है। उसके बाद दो टर्म्स यहाँ पे आती है, एक है गॉज प्रेशर और एक है एब्सोल्यूट प्रेशर। मैंने यहाँ पे आपको फार्मूला बताया कि P बराबर होता है पी नॉट प्लस रो जी एच। यहाँ पे पी नॉट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो P है इसको हम टोटल या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, क्योंकि ये प्रेशर की एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको हम टोटल या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पी नॉट इस तरफ लेते हैं तो ये हो जाता है P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। P माइनस पी नॉट यहाँ पे जो है ये एक्स्ट्रा प्रेशर है, ठीक है। एच डेप्थ नीचे ये क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर है, क्योंकि एच हाइट ऊपर जो है प्रेशर पी नॉट है। अगर एच हाइट नीचे प्रेशर P है, तो P में से जो हम पी नॉट निकालते हैं, ठीक है, पी नॉट जो निकालते हैं वही तो एक्स्ट्रा प्रेशर है यहाँ पे, और यही एक्स्ट्रा प्रेशर कहलाता है गॉज प्रेशर, क्योंकि P माइनस पी नॉट बराबर होता है रो जी एच के, इसलिए हम यहाँ पे रो जी एच को भी गॉज प्रेशर कहते हैं। ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा प्रेशर है, इसलिए इसको हम गॉज प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। गॉज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे इसका ख्याल रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। देखो अब वर्टिकली एक्सेलरेटिंग फ्लूइड अब होगा, तो उसमें प्रेशर का क्या वेरिएशन होगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया, ठीक है। मान लीजिए हम एच हाइट नीचे जो प्रेशर P2 मान लेते हैं, एच हाइट ऊपर जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसको हम P1 मानते हैं, जो कि मैक्सिमम केसेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, प्लस रो जी एच। ये मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया, ठीक है। यहाँ पे जब हम P1 उस तरफ लेते हैं तो ये निकल के आता है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। यहाँ पे एच जो है वो हमारे पास वर्टिकल हाइट है, ये तो हमें पता है। जो हमारे पास यहाँ पे जी है ना, ये जी इफेक्टिव है, ठीक है, ये जी इफेक्टिव है। और जी इफेक्टिव किस केस में क्या होता है वही अभी हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला केस है नो एक्सेलरेशन। जब वर्टिकली एक्सेलरेटिंग फ्लूइड में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो उस केस में जो हमारे पास जी इफेक्टिव है ना, उस केस में जो जी इफेक्टिव है वो जी के बराबर होगा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही होगा। इसलिए इस फार्मूले में हमने सिंपली जी डाला है, ठीक है। उसके बाद जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, ए एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, जब अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा, अपवर्ड एक्सेलरेशन के केस में जी इफेक्टिव जो होगा वो जी प्लस ए के बराबर होगा। जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ए यहाँ पे वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से फ्लूइड जो है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब हम इस जनरल फार्मूले में जो है जी इफेक्टिव की वैल्यू डालते हैं तो P2 माइनस P1 निकल के आता है रो जी प्लस ए इंटू एच। यहाँ पे जो जी प्लस ए है ये हमारे पास क्या है, ये जी इफेक्टिव है, क्या है, जी इफेक्टिव है। यहाँ से अगर हम P2 की वैल्यू निकालें तो P2 की वैल्यू निकल के आएगी P1 प्लस रो इंटू जी प्लस ए इंटू एच, ठीक है, जी प्लस ए इंटू एच। तो यहाँ पे याद रखना है कि जी प्लस ए यहाँ पे क्या है, जी इफेक्टिव है, जो कि अपवर्ड एक्सेलरेशन के केस में होता है, ठीक है। उसके बाद जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा, जब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए होगा ना, जब कोई भी एक्सेलरेटिंग फ्लूइड नीचे की तरफ होगा, यानी एक्सेलरेट कर रहा होगा विद एक्सेलरेशन ए, तो जब भी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का केस होगा उसमें जी इफेक्टिव जी माइनस ए के बराबर होगा, उसमें जी इफेक्टिव जी माइनस ए के बराबर होगा। तो जब हम ये जी इफेक्टिव जनरल फार्मूले में डालते हैं तो P2 माइनस P1 निकल के आता है रो इंटू जी माइनस ए इंटू एच, ठीक है। जी माइनस ए यहाँ पे जी इफेक्टिव है, ठीक है, और P2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी P1 प्लस रो जी एच। जी यहाँ पे क्या है, जी इफेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जनरल फार्मूला है।
वैसे मैंने बता दिया ऊपर, फिर भी यहाँ पे जनरल फार्मूला लिख देते हैं कि P2 माइनस P1 बराबर होता है रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू एच। यहाँ पे P2 माइनस P1 हमारे पास गॉज प्रेशर है, रो यहाँ पे डेंसिटी है, जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, जब नो एक्सेलरेशन होगा यानी कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी तो जी इफेक्टिव उस वक्त जी के बराबर होगा। अपवर्ड एक्सेलरेशन के केस में जी इफेक्टिव जी प्लस ए के बराबर होगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के केस में जी इफेक्टिव जी माइनस ए के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजेंटली एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। पहला केस हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, ये वाला केस जो है ये हमारे पास है हॉरिजेंटली एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास पहला केस है वो है जब स्टैटिक फ्लूइड होगा, जब क्या होगा, स्टैटिक फ्लूइड होगा। तो याद रखना जब भी फ्लूइड जो होगा वो रेस्ट पे होगा तो उस केस में P1 जो है वो P2 के बराबर होगा, ठीक है। जो P1 होगा वो P2 के बराबर होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह की ट्यूब है, इसके अंदर कोई भी फ्लूइड है, इसके अंदर कोई भी फ्लूइड है तो जो प्रेशर P1 यहाँ पे होगा वो प्रेशर P2 के बराबर होगा जब इसके अंदर जो फ्लूइड है वो स्टैटिक होगा यानी रेस्ट पे होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेटिंग फ्लूइड की, ठीक है। जब भी एक्सेलरेटिंग फ्लूइड की बात की जाए तो एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के केस में जो P2 होगा ना वो बराबर होगा P1 प्लस रो इंटू ए इंटू एल, ठीक है। क्योंकि जब हॉरिजेंटल वाला केस आता है तो हॉरिजेंटल वाले केस में हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नहीं होता है, बल्कि हॉरिजेंटल सरफेस पे जो एक्सेलरेशन होता है जिसको यहाँ पे हम ए बोल रहे हैं, ठीक है, यही एक्सेलरेशन हमने इस फार्मूले में रखना है। तो जो फार्मूले हैं ना हमारे पास जो फार्मूले हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं आई है, बिल्कुल सेम फार्मूले हैं, बस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की जगह हमने यहाँ पे ए डाला, ठीक है। बस डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ इतना सा है। तो जब भी एक्सेलरेटिंग फ्लूइड होगा, हॉरिजेंटल एक्सेलरेटिंग फ्लूइड होगा तो उस केस में P2 बराबर होगा P1 प्लस रो इंटू ए इंटू एल, ठीक है। एल यहाँ पे है जो हॉरिजेंटल बॉडी होगी, जैसे ट्यूब है, कुछ भी हो सकती है, उसकी लेंथ यहाँ पे एल है, ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है और रो यहाँ पे डेंसिटी है, ठीक है। उसके बाद शेप एट लिक्विड सरफेस ड्यूरिंग हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन। जब कोई भी लिक्विड जो होता है वो हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन कर रहा होता है तो उस टाइम पे उसकी शेप क्या हो जाती है। देखो अगली स्लाइड पे मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई भी बीकर है, हमारे पास ये क्या है, कोई भी बीकर है, इसके अंदर फ्लूइड है, इसके अंदर फ्लूइड है। तो जब ये इसको हम एक्सेलरेशन ए से आगे की ओर चलाएंगे, एक्सेलरेशन ए से, तो आगे चलाने से जो उसकी शेप हो जाएगी वो कुछ इस टाइप की हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप की हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके साथ जो एंगल बन, ये जो शेप बन रही है, ये इस हॉरिजेंटल, ये ट्यूब हो सकती है कुछ भी, इसके साथ एंगल जो बनाती है उसको हम यहाँ पे थीटा से मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है उसको हम यहाँ पे एल मान लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें पिछली स्लाइड पे भी मैंने लिखी हुई है। जब भी इस फ्लूइड को हॉरिजेंटल, इस लिक्विड सरफेस को हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन के दौरान जो इसकी शेप होती है, जब भी ये हॉरिजेंटली मूव कर रहा होता है विद एक्सेलरेशन ए, तो जो इसकी शेप होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। इसमें हमने ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, बस इसका थोड़ा सा ये जो वेरिएबल्स हैं इनको मैं समझाता हूँ और उसके बाद हम डायरेक्ट फार्मूले पे आएंगे, ठीक है। तो जो पहले जब फ्लूइड रेस्ट पे था उस टाइम पे इस लिक्विड की शेप ऐसी थी, यानी बिल्कुल नॉर्मल शेप थी। जब हमने इसको ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर मूव कराया, ठीक है, हॉरिजेंटली, ठीक है, तो इसकी शेप कुछ ऐसी हो गई, ठीक है, जो मैंने अगली स्लाइड पे अभी बताया। तो यहाँ पे अगर हम कोई ट्यूब रखते हैं और हॉरिजेंटल पोजीशन में रखते हैं तो जो इस लिक्विड की शेप हो जाती है, इस लिक्विड सरफेस की शेप हो जाती है हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन के दौरान, उसके साथ ये ट्यूब थीटा एंगल अगर बना रही है तो इस एंड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई लिक्विड नहीं है अभी हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन के दौरान, तो यहाँ पे भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 मान लेते हैं। इस एंड पे, इस ट्यूब की इस वाली एंड पे हम प्रेशर P1 मान लेते हैं, इस एंड पे हम P2 प्रेशर मान लेते हैं, ठीक है। और इस ट्यूब की यानी इस बीकर में जो लेंथ है, ठीक है, विड्थ जिसको हम कहते हैं इस बीकर की, यानी इस एंड से इस एंड तक की जो लेंथ है उसको हम यहाँ पे एल से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो जब हम इस बीकर को, या फिर ये कुछ भी हो सकता है, इसको जब हम आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कराते हैं तो इस बीकर पे पीछे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगती है, ठीक है। इस फ्लूइड पे, ये जो फ्लूइड है इसके अंदर, इसके इसको जो है पीछे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगती है जिसको हम m इंटू ए कहते हैं। m यहाँ पे मास है, a यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आई होप ये इतने वेरिएबल्स आपको समझ आए होंगे, ठीक है। और इस एंड से
इस एंड तक जो हमारे पास हाइट है ना, उसको हम यहाँ पे h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं ये सारे के सारे वेरिएबल्स क्लियर कराता हूँ एक बार। देखो, जब भी हम आगे की तरफ इसको हॉरिजेंटल इस लिक्विड को आगे की तरफ एक्सेलरेशन a से मूव कराते हैं, तो हमारे पास लिक्विड की शेप ऐसी हो जाती है। यहाँ पे अगर हम हॉरिजेंटल ट्यूब रखते हैं तो उस हॉरिजेंटल ट्यूब के साथ ये शेप जो है ये थीटा एंगल बनाती है। यहाँ पे प्रेशर पी नॉट मानते हैं, यहाँ पे भी प्रेशर पी नॉट मानते हैं। इस ट्यूब की लेंथ हम एल मानते हैं, इस एंड पे जो प्रेशर है उसको P1 मानते हैं, इस एंड पे जो प्रेशर है उसको P2 मानते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने इस ट्यूब तक जो हाइट मानी उसको हमने h माना, ठीक है, h हाइट उसको माना। और एक्सेलरेशन के बाद इसको इस फ्लूइड पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगती है जिसको हम स्यूडो फोर्स कहते हैं, जो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ma जो है ये स्यूडो फोर्स है जो पीछे की तरफ इस फ्लूइड पे एक्ट होगी। तो अब हम यहाँ पे फार्मूले देखते हैं, ठीक है। अगर ये जो दो इक्वेशंस है ना, ये बिल्कुल इजी है। अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट और जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट वर्टिकल एक्सेलरेटिंग फ्लूइड वाला कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपने वो ध्यान से सुना होगा तो ये दोनों इक्वेशंस यानी आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। देखो, पहली जो इक्वेशन है वो क्या है, P2 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। हमने निकालनी है यहाँ पे P2 की वैल्यू। P2 की वैल्यू हम यहाँ पे दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास P1 की वैल्यू पता होगी तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास P नॉट की वैल्यू पता होगी, जो हमें पता है क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, तो उस तरीके से भी हम P2 यहाँ पे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं वर्टिकल वाला केस, ठीक है। वर्टिकल वाला केस देखो, अगर यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है तो h हाइट नीचे इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, P नॉट प्लस रो जी एच होगा, जो मैंने पीछे आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। तो ये पहली इक्वेशन हुई, ठीक है। P2 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, जो कि वर्टिकल वाला केस है। अब यहाँ पे हम हॉरिजेंटल वाला केस देखते हैं। देखो, इस ट्यूब की लेंथ अगर हमारे पास L है और यहाँ पे प्रेशर P1 है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, अगर इसको आगे की तरफ एक्सेलरेशन A से चलाते हैं तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। एक्सेलरेटिंग फ्लूइड का हॉरिजेंटल के केस में ये वाला केस मैंने पढ़ा दिया। तो जो h लेंथ पीछे प्रेशर होगा ना, वो बराबर होगा P2 इक्वल टू P1 प्लस रो AL, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। तो सेम फार्मूला है, यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हैं, सेम बात बता रहे हैं। बस आपने पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, ये भी आपने समझना है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस यहाँ से इस डायग्राम से हमारे पास निकल के आई। ये पहली इक्वेशन हमारे पास निकल के आई वर्टिकल वाले केस में से, और ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास निकल के आई हॉरिजेंटल वाले केस से, जो हमने यहाँ पे अभी अभी पढ़ा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो यहाँ पे h हाइट जो h है, इसका जो फार्मूला निकल के आता है वो होता है a इंटू एल अपॉन जी। a यहाँ पे एक्सेलरेशन है, l यहाँ पे इस ट्यूब की लेंथ है, g यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h यहाँ पे हाइट है, ठीक है। p नॉट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इससे नीचे जो हाइट है h, जहाँ पे हमें P2 प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है, वो वाली हाइट ये है, ठीक है। तो h का फार्मूला आपने इन जनरल याद रखना है, h इज इक्वल टू AL अपॉन जी, ठीक है। उसके बाद देखो, टेन थीटा यहाँ से जब हम निकालते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हमने बेसिक मैथ में अच्छे से पढ़ा है कि अगर हम यहाँ से टेन थीटा निकालें तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे h है, बेस यहाँ पे L है, ठीक है। तो टेन थीटा यहाँ से निकल के आता है h अपॉन L। यहाँ पे अगर हम ये वाला L लेंथ जो है ये इस तरफ लेते हैं, ये h अपॉन L बनता है, तो ये इक्वल होता है a अपॉन जी के, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर टेन थीटा h अपॉन L के बराबर है तो इस फार्मूले से h अपॉन L निकल के आता है a अपॉन जी की। तो इन जनरल आपने कुछ याद नहीं रखना है। इस डायग्राम में आपने वेरिएबल्स को देखना है कि थीटा कौन सा एंगल है, P1 क्या है, P2 क्या है, P नॉट यहाँ पे कहाँ पे है, और h हाइट कौन सी हाइट है, L जो है वो किसकी लेंथ है, ये आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। और ये दो फार्मूले आपने ज़बानी याद कर लेने हैं। वैसे इन फार्मूलों से भी ये फार्मूला निकल आएगा, लेकिन क्योंकि नीट में या फिर JEE में इतना टाइम नहीं होता है कि इक्वेशन को हम कंबाइन करें फिर सॉल्व करें, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट याद रखना होगा कि h इज इक्वल टू ए एल अपॉन जी, tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन एल, दैट इज इक्वल टू a अपॉन जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पास्कल्स लॉ। देखो, पास्कल्स लॉ बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। अभी तक जो पिछला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ये था ओपन कंटेनर, ठीक है। ये ओपन फ्लूइड जो था वो ओपन टू एटमॉस्फेयर था, ठीक है, जिसकी वजह से ऊपर से जो प्रेशर लग रहा था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ठीक है। यहाँ पे पास्कल लॉ की बात करें तो ये वैलिड होता है एनक्लोज्ड फ्लूइड के लिए, यानी फ्लूइड जो है वो एक एनक्लोज्ड सरफेस में
होना चाहिए, एक एनक्लोज्ड सरफेस में जो है वो एनक्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी पास्कल लॉ कहता है कि जब भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है किसमें, किसी एनक्लोज्ड फ्लूइड में, तो ये ट्रांसमिट होता है इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। जब भी हम किसी एनक्लोज्ड फ्लूइड को जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो एक्सटर्नल प्रेशर सारी की सारी डायरेक्शंस में इक्वली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। उसके बाद हम हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला केस पढ़ते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये वाली डायग्राम आपने समझ ली तो समझ जाओ आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट समझ ली, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में पहले ये डायग्राम के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे देखो, हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि किसी बहुत भारी चीज़ को लिफ्ट अप कराना, ठीक है, किसी भारी चीज़ को उठाना, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई गाड़ी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको अगर आपने ऊपर करना है, ठीक है, तो हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज़ करते हैं। वैसे इसका यूज़ यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, हमने यहाँ पे सिर्फ फार्मूले समझने हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास एक क्या है, फ्लूइड इसके अंदर है, इसके अंदर हमारे पास फ्लूइड है और मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास दो सरफेसेस है, एक सरफेस ये वाली है और एक सरफेस ये वाली है। यहाँ पे देखो मान लेते हैं कि ये वाला फ्लूइड जो है ये फ्लूइड x1 पॉइंट तक है, ये फ्लूइड कहाँ तक है, x1 पॉइंट तक है, और ये वाला फ्लूइड जो है ये y पॉइंट तक है, ठीक है। जब हम इस वाले फ्लूइड पे F1 फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस पे जो प्रेशर बनता है उस प्रेशर की वजह से ये वाला यहाँ पे कोई कुछ भी लोड हो सकता है, वो लोड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा F2 फोर्स पे, क्योंकि इस पे F2 फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा और उस प्रेशर में जो फोर्स होगी वो F2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने फोर्स अप्लाई की वो F1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मान लेते हैं, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मान लेते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 मान लेते हैं, और यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होती है उसको हम F2 मान लेते हैं। पहले इनिशियली हम मानते हैं कि ये फ्लूइड जो है ये यहाँ पे x पॉइंट तक है, x1 नहीं है, ये यहाँ पे ये x पॉइंट तक है, ठीक है, और ये वाला फ्लूइड इस तरफ y पॉइंट तक है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे F1 फोर्स अप्लाई करेंगे उसके बाद जो x पॉइंट है, x पॉइंट जो है वो h1 हाइट नीचे जाएगा, यहाँ पे मैंने h1 हाइट दिखाया है, ठीक है, तो h1 हाइट नीचे जाएगा, देन y गोज अप, y पॉइंट गोज अप h2, ठीक है। तो जो y पॉइंट होगा वो h2 हाइट ऊपर जाएगा। जब हम यहाँ पे F1 फोर्स अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 पे जब हम F1 फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 जो है इस पे F2 फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ये फ्लूइड जो है ये h2 हाइट ऊपर जाएगा और यहाँ पे h1 हाइट नीचे आएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको ये वेरिएबल समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है पास्कल्स लॉ का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि जो प्रेशर है जब भी हम अप्लाई करते हैं तो वो इक्वली ट्रांसमिट होता है सारी डायरेक्शंस में। तो जो यहाँ पे x पे चेंज इन प्रेशर है वो बराबर है चेंज इन प्रेशर एट y, ठीक है, चेंज इन प्रेशर एट y, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं F1 फोर्स, उसके बाद जो चेंज इन प्रेशर होता है यहाँ पे x1 पे, वही चेंज इन प्रेशर इस y पॉइंट पे होगा, ठीक है, y पॉइंट पे होगा। तो चेंज इन प्रेशर एट x इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर एट y। चेंज इन प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्योंकि ये x की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स F1 है और एरिया A1 है, इसलिए यहाँ पे हम F1 अपॉन A1 रखते हैं। और जब हम y की बात करते हैं तो y की जब हम बात करते हैं तो अब चेंज इन प्रेशर हम F2 अपॉन A2 लिखते हैं, ठीक है, F2 अपॉन A2 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला फार्मूला भी याद रखना है कि A1 H1 इज इक्वल टू A2 H2, ठीक है। A1 यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, H1 यहाँ पे कितना हाइट नीचे आया है उसको हम H1 कहते हैं। उसके बाद इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, कितना हाइट ऊपर जाता है वो हम H2 हाइट उसको मान लेते हैं। तो ये फार्मूला याद रखना है A1 H1 इज इक्वल टू A2 H2, ठीक है। और ये फार्मूला भी अच्छे से याद कर लेना कि F1 अपन A1 इज इक्वल टू F2 अपन A2, ठीक है। जो यहाँ पे फोर्स इंक्रीज होती है ना, उससे कोई एडवांटेज लिया जाता है, उसी को हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, ठीक है। उसको हम MA से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फोर्स इंक्रीज हो जाती है उसका उससे मैकेनिकल एडवांटेजेस लिए जाते हैं। जो मैकेनिकल एडवांटेजेस होते हैं उसको हम MA से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बराबर होता है लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड मैंने कहा था जो हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, जिस पर्पज़ के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है ये बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोड रखते हैं, ठीक है, और लोड पे जो फोर्स लगती है वो F2 फोर्स लगती है, ठीक है। एफर्ट यानी जो हमने इनपुट दिया है, तो एफर्ट हमने F1 दिया था, जो हमने फोर्स F1 अप्लाई की थी, ठीक है। तो लोड की जो फोर्स है वो F2 है, ठीक है। F2 से यहाँ पे लोड जो होता है वो लिफ्ट अप करता है, और एफर्ट जो है
जो हमने इनपुट दिया है वो फोर्स F1 है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, इसमें आपने ये डायग्राम समझनी है थोड़ी बहुत, और H1 क्या है, H2 क्या है, F1 कौन सी फोर्स है, F2 कौन सी फोर्स है, A1 A2 क्या है। उसके बाद ये 2-3 फार्मूले आपने डायरेक्टली याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अप थ्रस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज अप थ्रस्ट, या जिसको हम बयोंसी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बयोंसी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई फ्लूइड है, एक सेकेंड, अगर एक सेकेंड, अगर इस बीकर के अंदर हमारे पास कोई भी फ्लूइड है, इस बीकर के अंदर अगर हमारे पास फ्लूइड है, मान लेते हैं यहाँ पे फ्लूइड है, और इस फ्लूइड की हम डेंसिटी मान लेते हैं कि इसकी डेंसिटी जो है वो रो इसकी डेंसिटी है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टोन रखता हूँ, इसके अंदर मैं अगर स्टोन लेता हूँ, तो मान लेते हैं कि ये स्टोन जो मैंने इस कंटेनर में, इस बीकर में डाला, इस फ्लूइड के अंदर डाला, मान लीजिए ये स्टोन जो है ये जो है इस फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो V वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। यानी मान लेते हैं कि जब हम ये स्टोन इसमें डालते हैं तो V वॉल्यूम इस फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम कोई स्टोन या कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में डालते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होती है ऊपर की तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लोट करता है। उस फोर्स को हम यहाँ पे U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी U को हम यहाँ पे बयोंसी कहते हैं या फिर अपथ्रस्ट कहते हैं, जो हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर फ्लोट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास फ्लूइड है, उस फ्लूइड की डेंसिटी हम रो मान लेते हैं, रो F मान लेते हैं, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और मान लेते हैं जब हम इसके अंदर स्टोन डालते हैं तो वो स्टोन जो है इस फ्लूइड का V वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस कर लेता है, यानी इसका V वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। वो V वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, हम मान लेते हैं V वॉल्यूम है। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम U कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं या फिर बयोंसी कहते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपली एक फार्मूला याद रखना है अपथ्रस्ट का, U इज इक्वल टू V इंटू रो इंटू जी। U यहाँ पे अपथ्रस्ट है, VF यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है, जब हम स्टोन इसके अंदर डालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना डिस्प्लेस हुआ वो यहाँ पे VF है, रो F यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, G यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो U इज इक्वल टू वी एफ इंटू रो एफ इंटू जी, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है, याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल भी सेम ही है, जो अभी हमने अपथ्रस्ट या फिर बयोंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, सेम फार्मूला। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जो अपथ्रस्ट है, जो बयोंसी है, ये बराबर होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। यहाँ पे बॉडी क्या है, इस वाले केस में जो हमने बॉडी ली थी वो स्टोन था, ठीक है। तो जब हम ये स्टोन इस फ्लूइड के अंदर डालते हैं तो कितना वेट, यहाँ हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले केस में मैंने बताया था कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जब हम इसके अंदर स्टोन डालते हैं तो फ्लूइड का कितना वेट डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। स्टोन डालने से, स्टोन एक टाइप की बॉडी है, तो ये बॉडी डालने से इस फ्लूइड के अंदर कितना वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है, उसी को हम अपथ्रस्ट कहते हैं। ये कहता है आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। ये स्टेटमेंट जो है ये आर्चिमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं नहीं दिखाऊंगा कि सॉल्व इसको कैसे करना है, क्योंकि आपने डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे याद रखना है। तो एक तो ये फार्मूला आपने याद रखना है कि U इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद अपथ्रस्ट निकल के आता है VF इंटू रो एफ इंटू जी, ठीक है। यहाँ पे VF क्या है वो मैंने बता दिया, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, रो F यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, और G यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये फार्मूला हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद अपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी। देखो, जो अपरेंट वेट होता है वो बराबर होता है वेट इन एयर माइनस U, ठीक है। जो जब हम इस बॉडी को फ्लूइड में डालते हैं तो या इस फ्लूइड के अंदर जो इसका वेट होता है ना, उसको हम W अपरेंट यानी अपरेंट वेट मान लेते हैं। तो ये अपरेंट वेट बराबर होता है वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट U, ठीक है। वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट U, यही हमारे पास अपरेंट वेट होता है, ठीक है। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद अपरेंट वेट निकल के आता है वेट इन एयर इंटू 1 माइनस रो एफ अपॉन रो एस, ठीक है। अपरेंट वेट इज इक्वल टू वेट इन एयर इंटू 1 माइनस रो एफ अपॉन रो एस। वेट इन एयर क्या है, वो वेट जो एयर में होता है, ठीक है। रो एफ यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, और रो एस यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टोन है, जो कोई भी सबस्टेंस, कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड को यहाँ पे मैं रो एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये आपने डायरेक्टली याद रख लेना है कि रो एस यानी कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड बराबर होता है वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन फ्लूइड इनटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है, कभी कभी डेटा दे के पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बराबर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड बराबर होती है वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन फ्लूइड इनटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद है कंडीशंस फॉर सिंकिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशंस फॉर सिंकिंग। देखो जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी डेंसिटी ऑफ स्टोन कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकती है, तो जब भी हम यहाँ पे स्टोन मान के चलते हैं, ठीक है, अगर हम स्टोन डालते हैं किसी फ्लूइड के अंदर, क्या वो सिंक करेगा, फ्लोट करेगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है। ठीक है, तो देखो जब डेंसिटी ऑफ स्टोन जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से ज़्यादा होगी, जब स्टोन की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी, तो उस केस में स्टोन जो है वो सिंक करेगा। ठीक है, डूब जाएगा। देखो हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो है U इज इक्वल टू वी एफ रो एफ इंटू जी। ठीक है, यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी जो है, अगर वो इस केस में कम हुआ, पहले केस में हम मान लेते हैं कि जो वी एफ है वो कम है, अगर वी एफ कम होगा तो इस फार्मूले से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि अगर वी एफ कम है तो यू एफ भी कम होगा, अप थ्रस्ट भी कम होगा। तो इस केस में अगर अप थ्रस्ट कम होगा तो जो वेट होगा ना, वेट अप थ्रस्ट से ज़्यादा होगा। भैया देखो अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ लगता है, वेट नीचे की तरफ लगता है। अगर वेट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब बॉडी जो है वो सिंक करेगी, बॉडी सिंक करेगी। अब देखो अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, जब हम स्टोन डालते हैं वाटर के अंदर नहीं, किसी भी फ्लूइड के अंदर, अगर जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी ज़्यादा हुआ और अप थ्रस्ट भी, क्योंकि अगर ये वी एफ ज़्यादा होगा तो अप थ्रस्ट भी ज़्यादा होगा। अगर इस कंडीशन में भी वेट जो है वो अप थ्रस्ट से ज़्यादा है तो उस फिर भी जो है बॉडी वो सिंक करेगी। यानी अगर वी एफ भी ज़्यादा है, यू एफ भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर वेट अप थ्रस्ट से ज़्यादा है तो इस केस में बॉडी सिंक करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा केस है, अगर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, यानी जो स्टोन उसके अंदर गया, उसने उसके अंदर जो स्टोन हमने डाला फ्लूइड के अंदर, उसने कितना जो है वो डिस्प्लेस किया फ्लूइड। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया, तो मान लेते हैं जो फ्लूइड का वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया, मान लेते हैं कि वो मैक्सिमम है, उसने मैक्सिमम किया। अगर यहाँ पे वी एफ मैक्सिमम है तो जाहिर सी बात है कि अप थ्रस्ट भी मैक्सिमम ही होगा। लेकिन फिर भी अगर वेट ज़्यादा होगा अप थ्रस्ट से, अगर फिर भी वेट जो है वो ज़्यादा होगा अप थ्रस्ट से, तो इस केस में भी 100% सिंक होगा, यानी बॉडी जो होगी, स्टोन जो होगा वो डूब जाएगा। ठीक है, तो आपने सिंपली याद रखना है कि जब भी ये जितने भी 3 केस मैंने बताए, ठीक है, इन 3 केसों से हमें सिंपल सा कंक्लूजन याद रखना है इन 3 केसों में से, कि जो जब भी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ स्टोन ज़्यादा होगी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, तो बॉडी विल सिंक, बॉडी जो है वो डूब जाएगी। चाहे बॉडी स्टोन भी हो सकता है, कोई कुछ और सब्सटेंस भी हो सकता है। अब देखो अब अगर हमारे पास बहुत सारे कलर दिए हुए हैं और बहुत सारे कलर का मिक्सचर बनाया हुआ है, तो कौन सा कलर नीचे ज़्यादा जाएगा, कौन सा कलर ऊपर रहेगा, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे। देखो हमारे पास एक येलो कलर है, एक ब्लू कलर है, एक रेड कलर है। हम जानते हैं कि येलो कलर की डेंसिटी ज़्यादा है ब्लू कलर से और वो ज़्यादा है रेड कलर से। डेंसिटी ऑफ येलो इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ रेड। तो जो कलर नीचे डूबेगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। यानी कहने का मतलब है कि जिस कलर की डेंसिटी ज़्यादा होगी ना, वो कलर हमें नीचे दिखेगा। ठीक है, वो कलर हमें बीकर के सबसे नीचे दिखेगा। तो यहाँ पे येलो कलर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब येलो कलर सबसे नीचे होगा। ठीक है, तो डेंसिटी, जो कलर नीचे डूबेगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि बॉडी विल फ्लोट, यानी कौन से कंडीशंस है जब बॉडी जो है वो फ्लोट करेगी। तो बॉडी विल फ्लोट इफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ स्टोन। जब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है, ऑब्वियस सी बात है कि जब फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होगी उस सब्सटेंस, उस स्टोन की डेंसिटी से, तो जाहिर सी बात है कि स्टोन जो है वो फ्लोट करेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है, इसलिए वो फ्लोट करेगा। तो सिंपल सी कंडीशन है, इसमें कोई नई चीज़ आपने याद नहीं रखनी है, सेम चीज़ याद रखनी है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि बॉडी उस कंडीशन में फ्लोट करेगी जब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस से ज़्यादा होगी। ठीक है,
तो व्हेन फ्लोट, जब बॉडी फ्लोट कर रही होती है उस टाइम पे जो नेट फोर्स होती है बॉडी पे वो जीरो होती है। जब कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही होती है उस टाइम पे जो नेट फोर्स होती है बॉडी पे वो जीरो के बराबर होती है। और जब भी नेट फोर्स जीरो होती है हम जानते हैं कि ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो जाहिर सी बात है कि अपथ्रस्ट जो है वो वेट के बराबर होगा। अपथ्रस्ट जो है देखो वेट नीचे की तरफ लगता है, अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लगता है। अगर नेट फोर्स जीरो होगी, कहने का मतलब है W माइनस यू या U माइनस W जीरो के बराबर है। कहने का मतलब नेट फोर्स जीरो के बराबर है। अगर नेट फोर्स जीरो के बराबर है इसका मतलब अपथ्रस्ट जो है वो वेट के बराबर है। तो U इज इक्वल टू W, ये कंडीशन है लॉ ऑफ फ्लोटेशन की। और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस फार्मूले, ये जो ये वाला फार्मूला है, इसमें जब हम आर्चिमिडीज प्रिंसिपल भी अप्लाई करते हैं और जो मैंने बियोंसी वाला कॉन्सेप्ट बताया, अपथ्रस्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ पे अगर हम u की वैल्यू डालते हैं और w की वैल्यू डालते हैं जो हमें आर्चिमिडीज प्रिंसिपल से मिली, वो जब हम यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ से निकल के आता है Vf इंटू रो एफ इज इक्वल टू वी एस इंटू रो एस। ठीक है, ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। ठीक है, वैसे आपने ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ज़्यादा पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख के नहीं लाया हूँ, कुछ ही पॉइंट्स लिख के लाया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो वी एफ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है। ठीक है, रो एफ यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है और वी एस यहाँ पे है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड, फॉर एग्जांपल हमने इसमें स्टोन डाला तो स्टोन का टोटल वॉल्यूम क्या है उसको हम यहाँ पे वी एस से रिप्रेजेंट करेंगे। रो एस यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टोन है। ठीक है, कोई भी सॉलिड हो सकता है या फिर स्टोन भी हो सकता है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड यहाँ पे क्या है, रो इंटू एस है। तो सिंपल सा कंडीशन है, सिंपल सा कंडीशन है फ्लोटेशन के लिए, और वी एफ इंटू रो एफ इज इक्वल टू वी एस इंटू रो एस। ये कंडीशन है फ्लोटेशन की। ठीक है, और इसी को हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं। उसके बाद है फॉर सिलेंड्रिकल और क्यूबिकल बॉडी। अगर कोई भी सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, ये तो जनरल फार्मूला है, ये जो मैंने फार्मूला बताया ये जनरल फार्मूला है, लेकिन यहाँ एक स्पेशल केस हमारे पास आता है कि अगर कोई भी सिलेंड्रिकल या फिर क्यूबिकल बॉडी है तो उसके लिए अगर फ्लोटेशन की बात की जाए, फ्लोटेशन की कंडीशन देखी जाए, तो उसमें भी यही फार्मूला वैलिड होगा, वी एफ इंटू रो एफ इज इक्वल टू वी एस इंटू रो एस। लेकिन उसमें आपने एक और एडिशनल फार्मूला याद रखना है सिलेंड्रिकल वाले केस में या फिर क्यूबिकल वाले केस में, एच एफ रो एफ इज इक्वल टू एच एस रो एस। ठीक है, एच यहाँ पे हाइट है, रो यहाँ पे डेंसिटी है। ठीक है, तो जब भी क्यूबिकल या फिर सिलेंड्रिकल बॉडी होगी उसमें ये फार्मूला तो एप्लीकेबल होगा ही, साथ में ये फार्मूला भी आपने याद रखना है उस केस में। ठीक है, एच एफ इंटू रो एफ इज इक्वल टू एच एस इंटू रो एस। एस यहाँ पे सॉलिड है या फिर कोई भी सब्सटेंस है, एफ यहाँ पे फ्लूइड है और एच हाइट है, एच यहाँ पे हाइट है और रो यहाँ पे डेंसिटी है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, इमिसिबल लिक्विड क्वेश्चंस। जब भी इमिसिबल लिक्विड वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वहां पे जो फार्मूला आपने यूज करना, देखो पीछे जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने पीछे अभी लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ा, फ्लोटेशन की कंडीशन पढ़ी यहाँ पे, वी एफ रो एफ इज इक्वल टू वी एस रो एस। यहाँ पे हमारे पास जो फ्लूइड है वो एक ही फ्लूइड है, लेकिन अगर हमारे पास दो फ्लूइड होंगे और दोनों हमने मिक्स कर लिए, कंबाइन कर लिए, तो उस केस में फ्लोटेशन का क्या कंडीशन रहेगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसका कंडीशन रहेगा V1 रो वन प्लस V2 रो टू इज इक्वल टू वी एस रो एस। ठीक है, एक लिक्विड उसका वॉल्यूम V1 है, डेंसिटी रो वन है, दूसरा लिक्विड उसका वॉल्यूम V2 है, डेंसिटी रो टू है, उनको हम मिक्स करते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास फार्मूला ये निकल के आएगा फ्लोटेशन की कंडीशन। ठीक है, V1 रो वन प्लस V2 रो टू इज इक्वल टू VS रो एस। अगर हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल या फिर क्यूबिकल बॉडी होगी जिसकी हाइट h होगी, ठीक है, तो उस केस में फार्मूला ये भी एप्लीकेबल होगा। वैसे ये तो जनरल है, ये हर एक बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है। उसके केस में H1 रो वन प्लस H2 रो टू बराबर होगा HS रो एस। एस यहाँ पे सबस्टांस है, कोई सॉलिड बॉडी हो सकती है जैसे स्टोन है। ठीक है, H यहाँ पे हाइट है, रो यहाँ पे डेंसिटी है। ठीक है, और वहीं हम इसकी बात करें, एक फ्लूइड ठीक है उसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो वन है और किसी कंटेनर बीकर के सिलेंड्रिकल बॉडी के अंदर वो H1 हाइट तक है। इसी तरीके से दूसरा फ्लूइड है जिसकी हाइट H2 है और डेंसिटी रो टू है। ठीक है, तो उस केस में ये फार्मूले एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, उसके बाद है लिमिटिंग कंडीशन फॉर फ्लोटेशन। देखो अभी तक हमने दो केसेस पढ़े। पहले केस में मैंने बताया कि अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस
सबस्टांस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से ज़्यादा होगी तो उसमें 100% सिंक होगा, जो बॉडी होगी सॉलिड होगा वो 100% सिंक होगा। ठीक है, दूसरा केस मैंने पढ़ाया था कि अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होगी डेंसिटी ऑफ सॉलिड से, अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होगी डेंसिटी ऑफ सॉलिड से, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस से, तो वो कंडीशन होगी फ्लोटेशन से। और इसके जितने भी फार्मूलाज हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन में मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा लिया, और यहाँ पे भी इमिसिबल लिक्विड वाले क्वेश्चन के जो फार्मूलाज है वो भी यहाँ पे मैंने बता दिए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लिमिटिंग फ्लोटेशन में, तो लिमिटिंग फ्लोटेशन के केस में जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड होता है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के बराबर होता है। तो जब भी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डेंसिटी ऑफ सॉलिड के बराबर होगा उस केस में होगा लिमिटिंग फ्लोटेशन। ठीक है, यानी बॉडी जो है, जैसे हमारे पास फ्लूइड है तो बॉडी इस फ्लूइड के अंदर पूरा इमर्स हो जाएगा लेकिन फिर भी फ्लोट कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा फ्लूइड स्टैटिक्स कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स है इसमें दो पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट है फ्लूइड स्टैटिक्स जिसमें फ्लूइड रेस्ट पे होता है, उस रेस्ट पे जब फ्लूइड होता है और उस केस में कौन से फार्मूले हमने पढ़ने थे, कौन से टॉपिक्स पढ़ने थे, कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने थे, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट टॉपिक्स फार्मूलाज हमने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट फ्लूइड डायनेमिक्स। क्योंकि चैप्टर ये लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया है इसलिए इस टॉपिक को फ्लूइड डायनेमिक्स जितना भी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो इसमें फ्लूइड मूव कर रहा होगा, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें काफ़ी टॉपिक्स और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे तो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद पूरी पीपीटी में वैसे बना के लाया हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आधा लेक्चर छोड़ के चला जाऊँगा, क्योंकि लेक्चर जो है वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहीं पे लेक्चर को रोक रहा हूँ ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लें। ठीक है, छोटे से लेक्चर में। ठीक है, छोटा सा लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लूइड स्टैटिक्स कंप्लीट हो जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे और फ्लूइड डायनेमिक्स को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए, फार्मूला शीट्स चाहिए या फिर शॉर्ट नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने हमारा लेक्चर देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।